तो आज आपका स्वागत है पेनकिलर सीरीज के अपने इस लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर स्पेशली टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि जो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर है वो जब सॉल्यूशन में पीएच 8.3 से 10 के बीच में होगी तो वहां पर क्या करेगा, कलर चेंज शो करेगा। तो पीएच जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेशन आएगी, सिंपल सी बात है। अगर मान लो उसने ऐसा दे दिया पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एसिड, तो यहाँ से आपको समझना चाहिए ये एसिड हमारा ब्यूरेट में प्रेजेंट होगा और जो बेस है वो हमारा यहाँ पर फ्लास्क में प्रेजेंट रहा होगा। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। तो आज आपका स्वागत है पेनकिलर सीरीज के अपने इस लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर स्पेशली टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, टाइट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करेंगे और थोड़ा सा हम है ना बात करेंगे आज की टाइट्रेशन ग्राफ अगर हमें बनाने हो तो कैसे हम है ना डिफरेंट टाइप्स की टाइट्रेशन के लिए क्या करते हैं, टाइट्रेशन ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस टाइट्रेशन के बेसिस पे कैसे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इंडिकेटर हम इस टाइट्रेशन में क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब ये जो टॉपिक है ना टाइट्रेशन, ये चाहे आप ये बोल दें कि जेई हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो ओलंपियाड हो, ओलंपियाड में भी एनएसीसी हो, आईएनसीएचओ हो, आईसीएचओ हो, ठीक है, या जूनियर ओलंपियाड्स आपके हो जैसे कि आईजेएसओ हो गया, आईएनजेएसओ हो गया, इन सब में इस टॉपिक से जो है इंडिकेटर्स एंड टाइट्रेशन, इस टॉपिक से ना भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहां पर आप देने जा रहे हैं और वहां पर अगर केमिस्ट्री आ रहा है तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से आपको करना होता है। तो आज हम इसके कुछ चुनिंदा सेलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेंगे कि हम टाइट्रेशन ग्राफ को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की लेक्चर हमारी इसी में जाने वाली है और हम ये समझेंगे कि उसमें अगर कुछ भी वेरिएशन देखने को मिले तो कैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हमारी आज की ये लेक्चर। और सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन की। आपने देखा होगा प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में कि जो टाइट्रेशन होती है वो बहुत सारे तरह की होती है ना। उसमें से एक होती है रेडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन रेडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, नॉन रेडॉक्स टाइट्रेशन में हम एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं। अब एसिड बेस टाइट्रेशन को भी हम है ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या, सिंगल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन एंड डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, सिंगल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है, एसिड बेस टाइट्रेशन के ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके पीएच के क्वेश्चंस अगर आ जाएं ग्राफ से रिलेटेड तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम है ना बेसिक एसिड बेस टाइट्रेशन की बात करेंगे। उसमें हम कौन सी कैटेगरी को कंसिडर कर रहे हैं, सिंगल एसिड बेस टाइट्रेशन, सिंगल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन। अब ये इंडिकेटर क्या होते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ही ये अराइज होता है कि सर इंडिकेटर क्या होते हैं। तो आप सभी जानते हो इंडिकेटर वो होते हैं जो कि जब हमारा इक्विवेलेंट पॉइंट या एंड पॉइंट आ जाता है वहां पर वो कलर चेंज शो करते हैं। ठीक है, कलर चेंज क्यों शो करते हैं, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरीज दी गई हैं जो कि हम क्लास में पढ़ते ही हैं। और इंडिकेटर क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक डाइज होती है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक डाइज हैं जो कि एसिडिक हो सकती है। इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो इंडिकेटर आपका एसिडिक हो सकता है या ये बेसिक हो सकता है। ठीक है, और जो इंडिकेटर है ना ये करते क्या है, तो इंडिकेटर शो चेंज इन कलर। ठीक है, जब हमारा इक्वलेंट पॉइंट आ जाता है तो वहां पर इंडिकेटर उसके जस्ट बाद हमारा क्या करते हैं, कलर चेंज शो करते हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये सब एक इंडिकेटर थ्योरी है जो कि हम किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा फोकस है टाइट्रेशन को समझना। तो अब देखो जब है ना एसिड बेस टाइट्रेशन हमारे पिक्चर हमारे दिमाग में आती है तो हम बात करें कि एसिड बेस टाइट्रेशन, तो एसिड बेस टाइट्रेशन को बेटा हमें ना कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, चार तरह से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। सेकेंड हमारे पास क्या हो जाएगी,
तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस हो जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, तो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। और फोर्थ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन हो जाएगी। तो बेटा ये चार कैटेगरी में हमने क्या किया है, एसिड बेस टाइट्रेशन को क्लासिफाई किया है, डिवाइड किया है, और एक एक को हम क्या करते हैं डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो ध्यान से देखना, टाइट्रेशन आप ऑलरेडी देख चुके हो कि यहाँ पर एक ब्यूरेट होती है। इस ब्यूरेट में हम जो सॉल्यूशन यूज करते हैं उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें पता होती है जनरली। जनरली हम ब्यूरेट में क्या लेते हैं, ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, पता होती है, नॉन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहां से एक फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क में हम एक और सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अननोन होती है। ये हमारा स्टॉपर होता है, जिसको हटाने के बाद यहाँ से क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारा जो सॉल्यूशन है वो फ्लास्क के अंदर क्या होता है, एंटर होता है। इसमें हम एक पिपेट यूज करते हैं, जिस पिपेट की हेल्प से आप क्या करते हो, ये जो सॉल्यूशन है इसको फिल करते हो किसके अंदर, फ्लास्क के अंदर। तो ये हमारी पिपेट होती है। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम मेरे ज़्यादा ही अच्छे हैं, उस पर ना जाए। तो ये हमारी पिपेट है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, टाइट्रेशन स्टार्ट होने से पहले 2 से 3 ड्रॉप इंडिकेटर की डालते हैं। इंडिकेटर की क्यों डालते हैं, तो ये क्या करता है, ये जब टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाती है तो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है, कैसे इंडिकेट करता है, तो ये इंडिकेट करता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। कैसे करता है, कलर चेंज शो करके करता है। तो ये एक ऐसा अरेंजमेंट आप लोगों ने आपकी केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में देखा होगा। तो अब हम सबसे पहले जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन ग्राफ बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, टाइट्रेशन के ग्राफ बना रहे हैं। तो जब टाइट्रेशन ग्राफ आप लोग बनाओगे तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो ये जो टाइट्रेशन ग्राफ आप बनाते हो ये किस किस के बीच में बनाते हो, तो आपकी जो y एक्सेस होती है इस पे आप pH लेते हो, और z एक्सेस x एक्सेस पे आपका आपका वॉल्यूम आता है। अब ये वॉल्यूम किसका आएगा, तो अब ये सी बात है जो वेरी कर रहा है। ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हम किसको रीड कर सकते हैं यहाँ से, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम रीड कर सकते हैं यहाँ पर किसका, जो हमने किस में लिया है, ब्यूरेट में लिया है। तो ब्यूरेट का जो वॉल्यूम है वो हमारा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है ना रीडिंग्स करने के लिए स्केल लगे होते हैं, जिसकी हेल्प से कितना चेंज हो रहा है, इनिशियल कितना था, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ हम उस सब्सटेंस का लेंगे जो कि हमने क्या किया है, ब्यूरेट में भरा हुआ है। ठीक है, तो ये जो टाइट्रेशन ग्राफ हम बनाते हैं वो पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस विच इज फिल्ड इन ब्यूरेट, इसके बीच में हम ड्रॉ करते हैं। और सबसे पहले हम बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसमें हम केस 1 ले लेते हैं, 2 केसेस करके हम इसको समझेंगे। तो केस 1 में हमने क्या लिया है कि जो आपका ये ब्यूरेट है ना, इस ब्यूरेट में हम ले लेते हैं एसिड, ब्यूरेट में हमने क्या ले लिया है, एसिड। और जो फ्लास्क है उस फ्लास्क में हमने क्या ले लिया है, बेस। दोनों ही कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दोनों ही कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो अब पीएच किसकी ले रहे हैं, तो पीएच हम लेते हैं जो फ्लास्क में, क्योंकि हमें हमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है। मान लेते हैं इसकी जो मोलरिटी है वो m है, n फैक्टर n है, और इसका इनिशियल वॉल्यूम जो हमने ले लिया n ले लिया, v ले लिया, तो हमें इसके बारे में सारी सारी कैलकुलेशंस पता होती है। तो हम यहाँ से इसकी कॉन्सेंट्रेशन पता है बेस की, इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, इसकी पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, ये तो हम कर सकते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएं ये हमें समझने की जरूरत है। तो मैंने आपको क्या बोला, आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना है पीएच वर्सेस किस किस के बीच में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज फिल्ड इन ब्यूरेट। तो यहाँ मैं पीएच ले रहा हूँ। अच्छा, पीएच किसकी आएगी, फ्लास्क की आएगी, फ्लास्क में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है। वॉल्यूम किसका आएगा, तो यहाँ पर ब्यूरेट में हमने क्या फिल किया है, देखो यहाँ से पता पड़ेगा कि कौन टाइटर है और कौन टाइट्रेट है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एसिड लिखेंगे। तो बेटा जब वॉल्यूम ऑफ एसिड आप यहाँ लिखोगे तो इससे हमें ये समझ में आएगा कि वॉल्यूम इनिशियली एसिड का हम कितना लेके चल रहे हैं, 0। यानी फ्लास्क में पूरा का पूरा क्या है, बेस है। और बेस भी कैसा है, तो बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है। अब बेटा स्ट्रॉन्ग बेस है तो जनरली हम इसकी लेवलिंग कर देते हैं, ये 0 pH है, ये 7 pH है, और ये 14 pH है। ठीक है, आपको बताया कि हम अगर बात करें तो हमारी जो पीएच रेंज का स्केल होता है वो 0 to 14 होता है रूम टेम्परेचर पे। तो मैक्सिमम जो पीएच आ सकती है वो 14 आ सकती है, मिनिमम जो पीएच आएगी वो 0 आएगी।
अब अगर फ्लास्क में मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, तो इसकी जो पीएच होगी वो किसके पास होगी? तो आप सभी को पता है कि इसकी जो पीएच होती है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए 14 के पास जाएगी। तो इनिशियली यहाँ कहीं मान लेते हैं कि इसकी पीएच की वैल्यू हमें मिल गई। कहाँ से स्टार्ट होगा ग्राफ? 14 से होगा। ठीक है, इनिशियली जब फ्लास्क में हमने एसिड का कोई ड्रॉप नहीं डाला, इनिशियली फ्लास्क में पूरा का पूरा बेस है, तो इसकी जो पीएच है वो कहाँ से स्टार्ट होगी? वो 14 से स्टार्ट होगी। ठीक है, अब जैसे जैसे आप ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड इसमें ऐड करते जाओगे, एसिड क्या करेगा? बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। मान लेते हैं हमारे पास जो बेस है वो NaOH है ना, इसमें मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या ऐड कर रहा हूँ? HCl ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा। तो धीरे धीरे ये बेस को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। अब बेस को कंज्यूम कर रहा है और न्यूट्रल की तरफ ले जा रहा है, 7 की तरफ ले जा रहा है, तो धीरे 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 पीएच की वैल्यू क्या होगी? कम होना स्टार्ट होगी। तो धीरे 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 हमारा जो पीएच है वो क्या होता है? डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद है ना बहुत सडन शार्प चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको हम जब आप इसको आप है ना खुद ड्रॉ कर सकते हो। कैसे? आप इसकी कुछ मोलरिटी मान लो, लेट्स से 10 की पावर -1, इसका कुछ वॉल्यूम ले लो 100 ml, है ना। ये हमारे पास फ्लास्क में, तो इसकी सारी चीजें हमें पता है। HCl, HCl का आप क्या करो? वॉल्यूम जो कंज्यूम होगा, इसकी भी मोलरिटी आप है ना थोड़ी देर के लिए मान लो 10 की पावर -1 निकल के आ रही है। 10 की पावर -1 निकल के आ रही है, क्योंकि हमें टाइट्रेशन ग्राफ बनाना है, तो हम क्या कर चुके हैं? उसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर चुके हैं। और अब हमें क्या करना है? एक एक पॉइंट की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। इसका वॉल्यूम आप क्या करो? चेंज वेरी करो। एक बार 0 लो, फिर आप 10 ml लो, फिर आप है ना 20 ml लो, फिर आप 30 ml लो, फिर आप 40 ml लो। ठीक है, अप टू ऐसा है ना 90 ml लो, फिर 90 के बाद आप है ना 91 92 लो, उसके बाद फिर आप है ना सीधा 99 लो, 99.1 लो, 99.2 लो, एंड सो करते हुए आप 100 ml लो। ऐसे आप डिफरेंट वैल्यूज रखो यहाँ पर वॉल्यूम्स की, और हर वॉल्यूम की वैल्यू पे आप क्या करो? रिजल्टेंट पीएच कैलकुलेट करो। तो आप क्या पाते हो? आप ये पाते हो कि यहां से लेके है ना यहां तक आपको ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा पीएच में। पीएच बहुत स्लोली डिक्रीज होगी। ठीक है, बहुत स्लोली कम होगी, लेकिन इसके बाद यहां से लेके यहां तक आपको थोड़ा फास्ट चेंज देखने को मिलेगा, और इसके बाद तो आपको बहुत सडन ड्रॉप देखने को मिलेगा पीएच में। ये वैल्यू आप चाहे घर पे खुद कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। सब आपको आता है, N1V1 माइनस N2V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, या आप मोल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप एसिड के डिफरेंट वॉल्यूम पे आप क्या करो? रिजल्टेंट जो यहाँ पर NaOH की कॉन्सेंट्रेशन आती है वो कैलकुलेट करो, तो आप देखोगे कि कुछ ग्राफ इस तरह का निकल के आता है, और सडनली आपको एक शार्प चेंज देखने को मिलेगा। फिर आप क्या करो? अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर जितना भी हमारा बेस था वो पूरा का पूरा एसिड से क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया। ये रहा वो पॉइंट। अब इसके बाद आप एक्स्ट्रा क्या डाल रहे हो? NaOH डाल रहे हो, एक्स्ट्रा HCl डाल रहे हो। एक्स्ट्रा HCl आप डालोगे तो HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो सडनली पीएच को ड्रॉप करते हुए क्या हो जाएगा? 0 के पास ले जाएगा, और उसके बाद अब पीएच में जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा टाइट्रेशन ग्राफ बनेगा। किसके बीच में? पीएच। यहाँ पर पीएच किसकी होगी? तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? जो कि किस में है? फ्लास्क में है। अब वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, जो कि किस में हमने ले रखा है? ब्यूरेट में ले रखा है। तो ब्यूरेट में यहाँ पर किसको ले रखा है? एसिड को ले रखा है। तो ये हो गया केस 1। अब इसी का केस 2 लेते हैं। केस 2 में आप क्या करो? रिवर्स मारो। अब रिवर्स क्या मारो? समझाते हैं। तो हमें ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में? पीएच ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस वॉल्यूम, जो कि हम किस में ले रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ क्या? सब्सटेंस, जो कि हमारा किस में है? ब्यूरेट में है। तो आप है ना, मैं ऐसा आपको अरेंजमेंट यहाँ दे देता हूँ कि ब्यूरेट में अब आप क्या लो? ब्यूरेट में अब आप लो बेस, और फ्लास्क में अब आप ले लो एसिड। ठीक है, फ्लास्क में क्या ले लोगे? एसिड ले लोगे। अब हमारे को अगेन वही चीज है, टाइट्रेशन वही है, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। पहले हमने फ्लास्क में बेस लिया था और ब्यूरेट में एसिड लिया था। अब हम क्या कर रहे हैं? फ्लास्क में बेस ले रहे हैं और ब्यूरेट में एसिड ले रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अरेंजमेंट देखना है। तो इनिशियली अच्छा यहाँ लेवलिंग कर देते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम किसका आएगा? जो ब्यूरेट में लिया जाएगा, तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास किसका? बेस का। वॉल्यूम ऑफ बेस। ठीक है, तो ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ बेस आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करना है। किसका? पीएच वर्सेस
वॉल्यूम ऑफ बेस का। तो इनिशियली हमारे पास फ्लास्क में पूरा का पूरा एसिड है और एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पीएच है वो 0 के पास से स्टार्ट होगी, 7 के पास होगी या 14 के पास होगी। तो आप सभी को पता है एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसकी पीएच 0 के पास होगी। तो मान लेते हैं इनिशियली हमारे को जब वैल्यू होगी तो हम एग्जैक्ट डाटा बता सकते हैं। अभी तो हमें अरे सिर्फ नेचर देखना है, तो मान लेते हैं ये 0 है तो यहाँ कहीं से हमारा एसिड का पीएच का ग्राफ स्टार्ट होगा। सिमिलरली जैसे जैसे आप ड्रॉप वाइज बेस इसमें डालोगे, एसिड क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, कंज्यूम होगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब पीएच इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी, ठीक है, पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वही पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि इनिशियली पीएच में जो इंक्रीमेंट है बहुत स्लो है और एक पॉइंट के बाद आपको इसमें बहुत शार्प चेंज देखने को मिलेगा और 14 के पास जाके ये ऑलमोस्ट बहुत चेंज क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। तो देखो ये आपको पॉइंट समझ में आता है। सेम ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, ग्राफ 0 के बाद से स्टार्ट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। कहाँ खत्म होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है तो 14 के पास खत्म होगा। इनिशियली जो पीएच में इंक्रीमेंट होगा बहुत स्लो होगा, है ना। जैसे ही आप इस रेंज में आते हो 99 से 100 वाली रेंज में, आपको बहुत शार्प चेंज देखने को मिलेगा। किसमें, ग्राफ में। और इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आप ऐसे एक एक वॉल्यूम की वैल्यू रखो यहाँ से और हर वैल्यू पे आप NaOH, अगर ये वाला केस है तो NaOH की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करो रिजल्टेंट, पीएच की वैल्यू कैलकुलेट करो, ग्राफ में प्लॉट करो, आपको नेचर मिल जाएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ तो बन गया। अब अगर हम ध्यान से देखें ना तो बेटा ये जो वर्टिकल लाइन है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी पीएच रेंज कहलाती है। पीएच रेंज जिसके अंदर कोई भी इंडिकेटर अपना कलर चेंज शो कर सकता है। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो देखो इसके लिए है ना जो ये वर्टिकल लाइन है बहुत ही ज्यादा शार्प देखने को मिल रही है और इसकी जो रेंज है, इसकी जो रेंज निकल के आती है वो हमारे पास ऑलमोस्ट जो रेंज निकल के आती है वो पीएच रेंज निकल के आती है 3.5 से 10 के बीच में। अच्छा ये है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरी कर सकती है, जनरल जो रेंज है वो 3.5 से 10 के बीच में। अब ये पीएच रेंज क्यों हेल्पफुल है, तो बेटा इसके बेसिस पे आपने देखा होगा कि आप जब केमिस्ट्री में लैब में जाते हैं और टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो जो लैब असिस्ट आपके टीचर होते हैं, जो लैब के अंदर जो टीचर हैं जो कि आपको वो एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, वो टाइट्रेशन परफॉर्म करा रहे हैं, वो आपको बोल देते हैं बेटा इस टाइट्रेशन में ये इंडिकेटर आप यूज कर लो। तो उन्हें कैसे पता कि कौन सा इंडिकेटर हमें किस टाइट्रेशन में यूज करना है, तो वो क्या करते हैं, उन्हें हर टाइट्रेशन की पीएच रेंज पता होती है और इस बेसिस पे वो आपका क्या करते हैं, इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं। अगर पीएच रेंज आपकी जैसे कि यहां पर हम बात करें तो हमें पता है कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, जो फिनोप्थेलीन होता है, इन सब की पीएच रेंज हमें पता है। कैसे पता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिनोप्थेलीन HPH में लिख देता हूं, इसकी जो पीएच रेंज होती है ना, पीएच रेंज ये अप्रोक्सीमेटली 8.3 से 10 के बीच में होती है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि जो फिनोप्थेलीन इंडिकेटर है वो जब सॉल्यूशन में पीएच 8.3 से 10 के बीच में होगी तो वहां पर क्या करेगा, कलर चेंज शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज होता है, इसी तरह से हमारे पास मिथाइल रेड होता है, इन सब की भी पर्टिकुलर पीएच रेंज होती है। मिथाइल ऑरेंज एंड मिथाइल रेड ये हमारे एसिडिक मीडियम में क्या करते हैं, कलर चेंज शो करते हैं। इनकी जो पीएच रेंज होती है वो हमारे पास 3.1 से, मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो 3.1 से 4.4 के आसपास इसकी पीएच रेंज होती है और मिथाइल रेड की बात करें तो ये 4.2 से 6.3 के बीच में इसकी पीएच रेंज है। अब देखो हर इंडिकेटर की पीएच रेंज आपको पता है, जिस पीएच रेंज में वो क्या करते हैं, कलर चेंज शो करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है जिसकी पीएच रेंज 3.5 से 10 है, तो बेटा देखो इस 3.5 से 10 के बीच में अगर हम देखें तो देखो ये भी लाई कर रहा है, ये भी लाई कर रहा है और ये भी लाई कर रहा है, यानी आप तीनों में से कोई सा भी इंडिकेटर यहां पर यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि उन सब की पीएच रेंज इस टाइट्रेशन की पीएच रेंज के अंदर लाई कर रही है। अब क्या मीनिंग है इसका, सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप फिनोप्थेलीन लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो फिनोप्थेलीन की पीएच रेंज क्या है, 8.3 से 10 है। फिनोप्थेलीन की पीएच रेंज 8.3 से 10 है, यानी यहां कहीं पर इस रेंज में, ये जो रेंज आपको दिख रही है
इस रेंज में वो फिनोप्थेलिन इंडिकेटर अगर आप यूज़ करोगे तो वो कलर चेंज दिखाएगा। ठीक है, इस रेंज में फिनोप्थेलिन जब यहाँ पर कहीं पर आपका फिनोप्थेलिन की प्रेजेंस में आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप क्या यूज़ कर रहे हो, फिनोप्थेलिन यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप मिथाइल ऑरेंज यूज़ कर रहे हो, तो मिथाइल ऑरेंज के लिए जो पीएच रेंज है वो क्या है, तो वो 3.1 से 4.4 है। यानी यहाँ कहीं पर ये रेंज में यहाँ कहीं पर आपको मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, कलर चेंज शो करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंडिकेटर सेलेक्ट करते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन है तो इसमें आप कोई सा भी इंडिकेटर यूज कर सकते हो, ऑल इंडिकेटर कैन बी यूज, और जो इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। अगर आपने मिथाइल ऑरेंज लिया तो इस रेंज में कहीं पर आपको कलर चेंज दिखाई देगा, और अगर आपने क्या लिया, फिनोप्थेलिन लिया, तो इस रेंज में आपको कहीं पर क्या दिखाई देगा, कलर चेंज दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हमारी इंडिकेटर की कहानी है ना। अब ये तो थी हमारी फर्स्ट टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेज स्ट्रॉन्ग बेस। अब जरा हम है ना इसके सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब तो देखो ग्राफ बहुत ही आसान हो जाएगा। लेट से आपको स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस का टाइट्रेशन ग्राफ बनाना है। तो केस वन क्या लोगे आप, बहुत ही सिंपल है। केस वन आप मान लो कि ब्यूरेट है, उसमें आपने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है और फ्लास्क में आपने क्या ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस ले लिया। तो एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है और बेस हमारा कैसा है, वीक है। इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो केस वन हमने ये लिया, चलो समझते हैं केस वन। तो हमें ग्राफ बनाना है। अब किस किस के बीच में आएगा, तो ये ग्राफ आपको देखना आना चाहिए कि यहाँ पर पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एसिड आएगा। आपको वो ये नहीं देगा। अगर मान लो उसने ऐसा दे दिया पीएच वर्सेस वॉल्यूम ऑफ एसिड, तो यहां से आपको समझना चाहिए ये एसिड हमारा ब्यूरेट में प्रेजेंट होगा और जो बेस है वो हमारा यहाँ पर फ्लास्क में प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ से प्रेडिक्ट करनी पड़ेगी। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 14 हो गया। ठीक है, तो ये और देख लेते हैं, बस इसके बेसिस पे आपको आइडिया लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, क्या क्या चीजें हैं जो क्वेश्चंस में हमें ध्यान में रखनी है। तो बेटा देखो अब वो क्या कर रहा है, उसने यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एसिड आपको क्या किया है, ऊपर से डाल रहा है। एसिड कैसा है, तो एसिड आपका स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। फ्लास्क में बेस है, बेस कैसा है, तो बेस आपका वीक है। अब देखो बेस की जो पीएच रेंज है, पीएच होती है, बेस अगर बेसिक है तो वो उसकी पीएच 7 से ज्यादा और 14 तक हमारी वेरी करती है। स्ट्रॉन्ग है तो 14 की तरफ होगा, और वीक है तो आप सभी सोच के बताओ, बोल के बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। अगर वीक है, वीक बेस है, तो उसकी पीएच 14 के पास ज्यादा होगी या 7 के पास होगी, तो आप सभी का आंसर आएगा सर 7 के पास होगी, क्योंकि वीक है तो 7 से ज्यादा होगी। यहाँ कहीं मान लेते हैं, यहाँ कहीं पर हमारे वीक बेस की क्या होगी, इनिशियली पीएच होगी। अगेन सेम एक्सपेरिमेंट, सेम कंसेप्ट कि आप क्या करो, है ना, धीरे 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 एसिड का वॉल्यूम डालते जाओ तो बेस क्या होगा, न्यूट्रलाइज होता जाएगा। बेस न्यूट्रलाइज होगा तो इनिशियली पीएच में चेंज बहुत स्लो होगा और उसके बाद हमें एक शार्प लाइन देखने को मिलेगी। एसिड स्ट्रॉन्ग है इसलिए पीएच कहाँ पर जाके रुकेगी, तो पीएच हमारी 0 के आसपास कहीं जाकर रुकेगी। तो देखो हमें है ना एक शार्प वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है, जो कि हमारी इस टाइट्रेशन की क्या होगी, ये हमारी इस टाइट्रेशन की पीएच रेंज होगी। आप लोगों को अगर ये पीएच रेंज का ग्राफ दिख रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें कि यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अप्रोक्सीमेटली पीएच क्या होगी। अभी एक और ग्राफ बनाने के बाद मैं इसकी वैल्यू भी लिख के दूंगा। ठीक है, तो ये चीज आप लिखना चाहें कमेंट बॉक्स में तो अच्छी बात है। आपको क्या चमका कि क्या यहाँ पर पीएच रेंज आने वाली है। अब इसका केस 2 ले लेते हैं, उल्टा ले लेते हैं। उल्टा क्या मतलब है कि यहाँ पर अब हम वॉल्यूम किसका लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ बेस लेंगे। ठीक है, यानी अब हमने वॉल्यूम ऑफ बेस लिया है तो बेस को किस में भर दिया है, बेस को हमने ब्यूरेट में भर दिया है और फ्लास्क में क्या ले लिया है, एसिड ले लिया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पीएच कैलकुलेट करनी है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो पीएच जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेशन आएगी, सिंपल सी बात है कि हमारे पास बेस है वो ब्यूरेट में है और फ्लास्क में क्या है, विजुलाइज करो। अब मैं नहीं बना रहा डायग्राम, फ्लास्क में क्या है, एसिड है। एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है तो इसकी पीएच कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 के पास से स्टार्ट होगी। यहाँ कहीं पर आप है ना न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बना दो
ताकि ग्राफ में हमें समझने में आसानी हो जाए। यहाँ कहीं पर हमने 14 बना दिया है, ये हमारी मैक्सिमम पीएच है रूम टेम्परेचर पे। 0 के पास से स्टार्ट होगा, जैसे जैसे बेस डालोगे पीएच बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, एक पॉइंट के बाद शार्प चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन क्या ये आगे कंटिन्यू होगा? नहीं। आपका जो बेस है वीक है, तो इसके बाद आपकी जो पीएच है वो उसमें चेंज बहुत स्लो हो जाएगा और 7 के आसपास जाके कहीं रुक जाएगी। तो देखो ये हमारी यहाँ पर क्या है, इसकी पीएच रेंज निकल के आ रही है। तो ये टाइट्रेशन ग्राफ तो हमारा बन गया, है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहले इसकी मुझे पीएच रेंज लिख के बताओ, जल्दी बताओ। तो इसकी जो पीएच रेंज आपको समझ में आ रही होगी वो ऐसा सब कुछ समझ में आ रही होगी कि सर ये कुछ तो 7 तक होने वाली है और इधर 3-4 के बीच में रहने वाली है। तो सही बात भी है। तो इसकी जो पीएच रेंज होती है अप्रोक्सीमेटली वो 3.8 से 7.2 के बीच में लाई करती है। तो अब अगर मैं पूछूं कि ये जो टाइट्रेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, जिसके लिए हमने देखा कि पीएच रेंज 3.8 से 7.2 आई है, तो बताओ कौन कौन सा सुटेबल इंडिकेटर है जो कि हम इस टाइट्रेशन में यूज कर सकते हैं। तो आप देख के बताओगे। जब आप देख के बताओगे तो आपको ये पीएच रेंज याद है इंडिकेटर्स की। तो देखो ये हमारा उस रेंज में लाई कर रहा है 3.8 से 7.2 में, ये भी हमारा उस रेंज में लाई कर रहा है। लेकिन क्या ये उस रेंज में लाई कर रहा है? नहीं लाई कर रहा। तो आप बोलोगे क्या मैं मिथाइल ऑरेंज यूज कर सकता हूँ? तो आपका आंसर होगा यस, मिथाइल ऑरेंज आप यूज कर सकते हो। क्या मैं मिथाइल रेड इस टाइट्रेशन के लिए यूज कर सकता हूँ? यस, यूज कर सकता हूँ। क्या फिनोप्थेलिन मैं इस टाइट्रेशन के लिए यूज कर पाऊंगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, फिनोप्थेलिन इस टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फिनोप्थेलिन जो कलर चेंज शो करता है वो 8.3 से 10 की पीएच रेंज में करता है, और ये टाइट्रेशन में तो वो रेंज आ ही नहीं रही है। 8.3 तक तो पीएच पहुंच ही नहीं रहा है। ठीक है, तो जब 8.3 तक पीएच पहुंच ही नहीं रहा है तो कैसे वो कलर चेंज दिखाएगा, है ना। 10 वाली रेंज में तो वो ला ही नहीं कर रहा है। तो हम इस टाइट्रेशन में फिनोप्थेलिन अगर यूज करेंगे तो हमें एंड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा, हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर आपको टाइट्रेशन परफॉर्म करनी है, इजीली कलर चेंज ऑब्जर्व करना है, तो आप मिथाइल ऑरेंज या मिथाइल रेड ही यूज कर पाओगे। तो इस तरह से टाइट्रेशन ग्राफ बना के, टाइट्रेशन ग्राफ की हेल्प से पीएच रेंज फाइंड आउट करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा इंडिकेटर हम किस टाइट्रेशन के लिए यूज करेंगे। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो इसी के बेसिस पे आप आगे और भी ग्राफ बना सकते हो। जेई मेंस और एडवांस में इस पे ऑलरेडी क्वेश्चंस आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। अब देखो इसके ऊपर बेस्ड हमें ना एक बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर मैं आपको डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन समझाऊंगा। वैसे तो ये डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन का ही क्वेश्चन है, तो क्यों ना डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन भी हम साथ के साथ समझ ही लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन। अब ये डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन का मीनिंग क्या है ना, क्या लॉजिक है, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। इसको एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल से डील करते हैं। डबल इंडिकेटर का मतलब है दो इंडिकेटर हमें यूज करने की जरूरत पड़ रही है। कैसे? जैसे कि मान लो आपके पास Na2CO3 है और आप इसको टाइट्रेट कर रहे हो किससे? HCl से। किससे टाइट्रेट कर रहे हो? HCl से। तो हमारे पास फ्लास्क है, इस फ्लास्क में मैंने आपको क्या दे रहा हुआ है? Na2CO3 दिया हुआ है, ये एक सॉल्ट है और इसको मैं चाह रहा हूं कि आप किससे रिएक्ट करो? आप रिएक्ट करो HCl से। या ऐसा भी ले सकते हो कि आप H2CO3 ले लो और उसको NaOH के साथ रिएक्ट कराओ, है ना। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो लेट से हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार आपके पूछा भी जाता है डिफरेंट एग्जाम में, और फिर भी आप इन क्वेश्चंस में क्या करते हो? गलती करके आते हो। तो हम इसी को समझते हैं, क्योंकि H2CO3 प्लस NaOH वाला केस ईजी है, वो आप इजीली कर भी पाओगे। तो हमने Na2CO3 से क्या किया? रिएक्ट कराया HCl को। अब ध्यान से समझना। अब एक बार में हम एक ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करा रहे हैं, तो एक बार में एक इक्विवेलेंट रिएक्ट कराएंगे तो एक H प्लस ये एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनाएगा? देखो ये NaHCO3 बनाएगा, प्लस साथ में हमारा NaCl फॉर्म होगा। फिर ये जो NaHCO3 बना, इसको फर्दर हम टाइट्रेट करा रहे हैं, मतलब हम फर्दर और HCl ऐड कर रहे हैं। तो यहां पर मेरा फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। जहां पर ये टाइट्रेशन कंप्लीट होगी, इस
समय पर मेरा फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। फिर मैंने NaHCO3 को रिएक्ट कराया किसके साथ? HCl के साथ। जब मैं NaHCO3 को HCl के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो मेरा फर्दर क्या होगा? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सॉल्ट है। कोई ये ना बोले कि सर सॉल्ट भी रिएक्ट करते हैं कि एसिड के साथ। ये ऐसी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉल्ट अगर रिएक्ट करके वीक एसिड बना रहा है तो डेफिनेटली वहां पर रिएक्शन होगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ होती है। रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ होती है। तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये मेरा वीक एसिड है, तो डेफिनेटली ये रिएक्शन होगी। और बाकी आप जीओसी का कंसेप्ट तो लगा ही सकते हैं और उसके बेसिस पे आप स्टेबिलिटी कंपेयर करके आंसर दे सकते हैं कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगी। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन होगी। फर्स्ट टाइम यहां पर इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, सेकेंड टाइम यहां पर इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा, सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट। ठीक है, तो देखो 2 इक्विवेलेंट पॉइंट मिल रहे हैं। अब 2 इक्विवेलेंट पॉइंट मिल रहे हैं तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि 2 इंडिकेटर यहां पर लगेंगे, है ना? 2 इंडिकेटर लगेंगे। अब इंडिकेटर कौन से लें, कैसे सेलेक्ट करें और फिर ग्राफ क्या होगा वो भी हम देखते हैं। तो हमें ये पता है कि ये Na2CO3 है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस NaOH प्लस वीक एसिड H2CO3 से बना हुआ है। डोमिनेंट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इस वजह से इसका जो नेचर होगा वो बेसिक होगा। ये तो आप सभी को पता है, ये बेसिक है ना? अच्छा, H2CO3 क्लियरली लिख रखा है हमने कि वीक एसिड है। वीक एसिड है यानी यहाँ पर जो रेंज आएगी वो pH की 7 से बिलो आएगी। ये तो समझ में आया। ये वीक एसिड है, वीक एसिड है तो इसकी जो pH आएगी वो 7 से कम आएगी। pH 7 से कम आएगी तो जो एंड पॉइंट हमारा अचीव होगा वो 0 से 7 के बीच में कहीं होगा। तो इस टाइट्रेशन के लिए हम मिथाइल ऑरेंज एज ए सुटेबल इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। मिथाइल ऑरेंज ले लो या मिथाइल रेड ले लो, ठीक है, एक ही बात है। अब जरा इसके लिए हम बात करें तो देखा जाए ये बेसिक है और इसको जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करा के NaCO3 बनाया तो इसका भी जो नेचर होगा ना, इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर अभी भी स्ट्रॉन्ग बेस ही है, ये भी हमारा बेसिक नेचर शो करेगा। यानी इसकी जो pH होगी, वैसे तो इनकी pK1 और pK2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, लेकिन यहां पर हम कौन सा इंडिकेटर डालेंगे? फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालेंगे। फिनोप्थेलिन इंडिकेटर इस टाइम पे सुटेबल इंडिकेटर है जो कि यहाँ पर क्या करेगा? कलर चेंज शो करेगा। ठीक है, और अगर आप इसके बाद और HCl डालोगे और आपने दूसरा इंडिकेटर नहीं डाला तो आपको सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं मिलेगा, आपको दूसरा इंडिकेटर डालना ही पड़ेगा, तब जाके आपको सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट मिलेगा। तो ये हमारा क्या होता है? डबल एसिड बेस टाइट्रेशन होती है, डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा सा है ना, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि आपको क्या बोलेगा। आपको बोलेगा कि आपको मिक्सचर दिया हुआ है किसका? NaHCO3 एंड Na2CO3 का। ये मिक्सचर है, इस मिक्सचर को वो रिएक्ट करा रहा है किसके साथ? एक बार HCl के साथ और एक बार NaOH के साथ। एक बार वो किससे रिएक्ट करा रहा है? HCl के साथ, और एक बार रिएक्ट करा रहा है NaOH के साथ। तो बेटा देखो HCl के साथ जब रिएक्शन होगी तो कितना इक्विवेलेंट HCl कंज्यूम होगा, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। या ये बोल देगा कि फिनोप्थेलिन के केस में हमारे पास इतना इक्विवेलेंट HCl कंज्यूम हो रहा है, मिथाइल ऑरेंज में हमारा इतना इक्विवेलेंट एसिड कंज्यूम हो रहा है, दोनों का रेशियो क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे कि HCl, तो हमें पता है कि इस मिक्सचर के साथ अब हमें देखना है, सबसे पहले हम बात करते हैं Na2CO3 की। हम ये वाला केस ले रहे हैं। तो Na2CO3 कैसे रिएक्ट करेगा? अभी हमने देखा स्टेप बाय स्टेप, पहले एक इक्विवेलेंट HCl रिएक्ट करेगा तो NaHCO3 बनेगा, फिर अगर इसको हम फर्दर HCl से रिएक्ट कराएंगे एक और इक्विवेलेंट से तो H2CO3 बनेगा। ठीक है, अब NaHCO3 को जब हमें देखना है तो NaHCO3 भी क्या करेगा? HCl के साथ कंज्यूम होगा और क्या बनाएगा? H2CO3 बनाएगा। तो यहां पर एक इक्विवेलेंट HCl यहां लगेगा, एक इक्विवेलेंट ऑफ HCl यहां लगेगा और एक इक्विवेलेंट ऑफ HCl यहां पर लगेगा, है ना? अब इसके बेसिस पे आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो। आज की क्लास में एक मैं बहुत शानदार जानदार क्वेश्चन इसी तरह के कंसेप्ट के ऊपर कराऊंगा, जहां पर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा बताओ इस मिक्सचर में इसका परसेंटेज कितना है, इसका मास कितना है और इसका मास कितना है। तो टाइट्रेशन का यूज करके वो मिक्सचर से परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करवाता है। ये एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि हम आज के इस लेक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम, ये होता है डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन, तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारा एक प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? आपको देखो एक ग्राफ दे दिया है ना, और आपको बोला है कि 10 ml ऑफ H2A, ये हमारा एक वीक एसिड है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट।
तो वीक एसिड है और ये डाइप्रोटिक है, यानी पहले एक H+ आयन रिलीज करेगा, फिर दूसरा H+ आयन रिलीज करेगा, 2 बार H+ आयन रिलीज कर रहा है, तो 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पर होगी। इसको हम टाइट्रेट करा रहे हैं 0.1 मोलर NaOH के साथ। किसके साथ टाइट्रेट करा रहे हो? 0.1 मोलर NaOH के साथ, ठीक है। वो बोल रहा है pH ऑफ द सॉल्यूशन इज प्लॉटेड अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एडेड एंड द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज मेड। हमें ये रहा pH ऑफ सॉल्यूशन, ये रहा वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, यही आपको समझाया था। तो ये जो बेस है, यहां से क्या समझ में आया कि बेस कहां पर रहा होगा? तो बेस हमारा ब्यूरेट में रहा होगा। ये हमारा कहाँ पर है? ये ब्यूरेट में है। तो फ्लास्क में क्या होगा? तो फ्लास्क में हमारा डाइप्रोटिक एसिड होगा। होगा कि नहीं होगा? ये हमने इससे देखो जो ग्राफ दिया है उससे ये कंक्लूजन निकाल लिया। हमें और क्या दिया है? इफ pH ऑफ द सॉल्यूशन एट फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट इज pH1 एंड एट द सेकंड इक्विवेलेंट पॉइंट इज pH2, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ pH2 माइनस pH1। देखो हमें pK1 दे दिया और pK2 दे दिया, ठीक है। और लॉग की अगर कहीं पर जरूरत है 25 की, तो 1.4 वैल्यू आप इसको यूज कर सकते हो, ऐसा उसने बोल दिया, यानी log 5 उसने एक्चुअली में 0.7 दे दिया। कैसे सोल्व करें? तो बहुत ही सिंपल सी बात है। आप क्या करो, आप सबसे पहले है ना रिएक्शन लिखो। हमें पता है कि H2A को जब आपको टाइट्रेट कराना है किसके साथ? NaOH के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होगी। सबसे पहले एक H+ आयन आपका कंज्यूम होगा, पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज होगा, तो ये क्या बनाएगा? ये NaHA बनाएगा प्लस वाटर बनेगा, और यहां पर हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव होगा। बोलो, ये तो आप मानते हो दिस इज योर फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, है ना, पहला इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। अब ये जो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट अचीव हुआ है, ये आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट है। हमसे बोला जा रहा है कि इस पे pH बताओ। अब यहीं पर कहानी आती है कि मान लो मैंने है ना इसको 1 मोल 10 मोल लिया, समझना ध्यान से। जब मैं इसका 10 मोल ले रहा हूं और लेट से मान लो NaOH मैंने 5 मोल ही डाला, 5 मोल ही हुआ, तो ये LR बना कि नहीं बना? ये LR बना तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसके 5 मोल बन जाएंगे क्योंकि रिएक्शन की स्टैक्योमेट्री 1:1 है, और ये भी 5 मोल बनेगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ pH निकालनी है, कैसे का फाइंड आउट करोगे? तो आप लोगों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है, आपको समझ में नहीं आता कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है, कौन से टाइप का सॉल्यूशन बन रहा है। ये जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आपके pH के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका डाइप्रोटिक एसिड भी बचा हुआ है और आपका NaHA यानी उसका सॉल्ट भी बचा हुआ है। तो इस केस में आपका सॉल्यूशन एसिडिक बफर हो गया। बफर हो गया तो यहां पर आपको बफर लगाना पड़ेगा, यानी अभी बफर बना हुआ है। लेकिन हमसे तो मिड ऑफ फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट नहीं पूछ रहा है, हमसे तो बोल रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट pH1 दिया हुआ है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब क्या हुआ? अब थोड़ा सा वो समझते हैं। ये तो क्लियर हुआ ना, चमका ना, ये वीक एसिड है और ये सॉल्ट है, अगर दोनों प्रेजेंट है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो सॉल्यूशन बफर बनेगा, यानी फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आने से पहले। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट कब आएगा? ये 10 मोल है, ये भी 10 मोल हम यूज कर लें, है ना, तो हमारा ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और इसके 1 से इसका 1 बना तो इसके 10 से इसका 10 बनेगा। बोलो ये क्लियर है? तो जब ये पूरा का पूरा कंज्यूम होकर NaHA में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस पॉइंट पे हमारा फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट आएगा। तो यहां पर अब वीक एसिड तो नहीं बचा, वीक एसिड नहीं बचा, सॉल्ट है ओनली, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां पर फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले कंसेप्ट से सॉल्व होगा। क्यों? क्यों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस? क्योंकि फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे हमारा सॉल्ट बचा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट से अगर पहले की बात करें, ये समझना बहुत जरूरी है, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट से जस्ट पहले किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपका वीक एसिड भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहा होगा और NaHA सॉल्ट भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहा होगा। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा सॉल्ट प्लस वीक एसिड दोनों है तो वहां पे बफर बनेगा, बट फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। अब ये भी आ गया। फिर गलती कहाँ होती है? गलती ये होती है कि अरे ये सॉल्ट सर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का सॉल्ट है, लगा देते हैं उसकी pH का फॉर्मूला, यही गलती कर जाते हैं। अरे ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है। क्या मतलब होता है एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का? एम्फीप्रोटिक सॉल्ट का मतलब होता है जो H+ आयन रिलीज भी कर सकता है और H+ आयन दे भी सकता है। इसकी pH का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, चार्ज बैलेंस मास बैलेंस से pH इक्वल टू एम्फीप्रोटिक सॉल्ट की हाफ PKW प्लस PK प्लस log C वाला नहीं लगता है, क्या लगेगा? हाफ PK1 प्लस PK2
बाय 2 लगेगा। ये पीएच से हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे जो पीएच 1 हो गया उसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, कितना दिया हुआ है देखो, pk1 4.6 और pk2 8 है, तो ये हमारे पास आ गया 6.3। तो हमें pH1 मिल गई एट फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, ये मिल गया। अब हमारा काम है कि pH2 आइडेंटिफाई करना। जैसे ही pH2 मिल जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो क्यों ना pH2 निकालें। तो हमारा NaHA फॉर्म हो चुका है। अब फर्दर मैं इसमें क्या ऐड कर रहा हूं, तो आपको पता है कि मैं NaOH ऐड कर रहा हूं, तो कर दें NaOH ऐड। जब आप इसमें फर्दर NaOH ऐड करेंगे तो आपका जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा Na2A प्लस वाटर। तो अगेन ये भी सॉल्ट है, लेकिन क्या ये एम्फीप्रोटिक सॉल्ट है? नहीं है। अब एम्फीप्रोटिक सॉल्ट नहीं है, ये प्रॉपर आपका सॉल्ट है। तो यहाँ पे भी हमारा ये सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया। इस सेकेंड इक्विवेलेंट पॉइंट पे भी हमारी जो पीएच होगी वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से ही कैलकुलेट होगी। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हमारे पास है, ठीक है, और इसको अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कौन से टाइप का सॉल्ट है, तो हमें ये सॉल्ट का टाइप पता पड़ा यहाँ पे कि सर ये वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला सॉल्ट है, ठीक है। अब वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की पीएच आप लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर रखी है ना। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उसके डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूँ। सीधा सीधा देखो यहाँ से क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। पीएच इक्वल टू जो आप लोगों ने डिराइव किया होगा, हाफ PKW प्लस PKA प्लस log C। ये आप लोगों ने फॉर्मूला वहां पे डिराइव किया हुआ है, तो उसी को देखो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए यूज कर रहे हैं। तो देखो पीएच में आपकी पीएच के अंदर, पीएच कैलकुलेशन टाइट्रेशन के अंदर सोल्ट हाइड्रोलिसिस लगता है, बफर लगता है, ठीक है, एसिड का कंसेप्ट लगता है, बेस का कंसेप्ट लगता है, एसिड बेस कंसेप्ट लगता है। सारे कंसेप्ट आपके टाइट्रेशन में यूज हो जाते हैं। पूरा का पूरा आयनिक सिमट के आ जाता है आपकी टाइट्रेशन में। इसलिए अगर टाइट्रेशन के क्वेश्चन करने हो तो बहुत ध्यान से सोल्व करने की जरूरत है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर PKW तो हमें पता है, एक तो हमें सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आइडेंटिफाई करनी है, दूसरा ये पीके कौन सा लें, पीके कौन सा लें, 1 लें, 2 लें, कॉम्बिनेशन लें। यहां पे दूसरी गलती होती है। तो बेटा देखो ध्यान से देखना, ये जो Na2A है ना, ये सेकंड वाली रिएक्शन से, जैसे कि H2A, H2A कैसे ब्रेक हुआ, तो H2A ब्रेक होके देता है H प्लस एंड HA माइनस। फिर ये HA माइनस फर्दर कैसे डिसोसिएट होता है, तो HA माइनस फर्दर डिसोसिएट होके क्या देता है, H प्लस एंड A2 माइनस। तो A2 माइनस आपका कौन सी, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 है, इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट K2 है। तो A2 माइनस आपकी सेकेंड वाली रिएक्शन से फॉर्म हो रहा है, इसलिए यहां पर जो पीके है हम यूज करेंगे वो PKA2 यूज करेंगे। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, किसकी निकालनी है, सॉल्ट की निकालनी है। कैसे निकाले, तो इसके लिए ही आपको ये टाइट्रेशन ग्राफ दिया हुआ है। यहां पर बेस का वॉल्यूम दिया हुआ है जो कि टोटल वो क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो बेस का वॉल्यूम कंज्यूम हो गया 40 ml, यानी यहाँ पर 40 ml तो हमारे पास बेस के आ गए, प्लस ऑलरेडी जो एसिड था उसका कितना वॉल्यूम था, तो उसका वॉल्यूम था 10 ml। तो टोटल जो वॉल्यूम यहाँ पर निकल के आया उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 50 ml। अब किसी तरह से हमें मोल मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अब कैसे निकालें मोल, है ना, एक बार बस मोल आ जाए हमारा काम आसान और क्वेश्चन हमारा सॉल्व। तो कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आपको यहाँ पर N1V1 इक्वल टू N2V2 लगाना होगा, ग्राम इक्वलेंट्स को आपको इक्वल करना होगा। जैसे ही आपने ग्राम इक्वलेंट इक्वल कर दिया आपको समझ में आएगा कि मोल तो आ गया। अरे देखो 0.1 मोलर NaOH हमें दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, यानी यहां से हमें मोलरिटी मिल गई 0.1 मोलर मिल गई। सिमिलरली फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट तक NaOH का जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ, क्या वो ग्राफ से, आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो दिया नहीं। अरे क्वेश्चन में दिया है, ग्राफिकल फॉर्म में दिया है कि फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट तक NaOH का जो वॉल्यूम कंज्यूम हुआ है वो 20 ml है। कितना ml है, 20 ml। तो 20 ml वॉल्यूम आप यहां से रखो, मोलरिटी आप 0.1 लोगे, तो हमें इसका एन फैक्टर पता है, इसका एन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अब जरा हम एसिड के ऊपर जाएं। हमें तो एसिड की ही कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम क्या कर पाएंगे,
आगे कैलकुलेशन कर पाएंगे। या तो आप इक्विवेलेंट्स में खेल लो, बेस के इक्विवेलेंट से आप सॉल्ट के इक्विवेलेंट निकालो और फिर उससे दोबारा सॉल्ट के इक्विवेलेंट निकालो। ठीक है, तो हमारे को NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स पता है ना। अब हमें वीक एसिड के चाहिए, तो बेटा देखो है ना, हम फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट पे बात कर रहे हैं, एट फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट। तो मैं इसके इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट्स क्या ऐसे नहीं निकाल सकता, मोल इनटू एन फैक्टर। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट पॉइंट, इस रिएक्शन में इसका जो एन फैक्टर लगेगा वो 1 लगेगा, तो इसको मैं लिख लेता हूँ मोल इनटू एन फैक्टर है 1। अच्छा, मोल ये मेरे पास है, इसको आप मिली मोल्स मान लो क्योंकि मिली इक्विवेलेंट्स निकाल रहे हैं। तो ये मिली मोल्स इंटू एन फैक्टर इक्वल टू, वहां से आप क्या लिखोगे, तो 20 इंटू 0.1 इंटू 1। तो मिली मोल्स कितने आ गए, तो मिली मोल्स मेरे पास आ गए H2A के, यहाँ से 2। तो बेटा इसके 2 मिली मोल्स आ गए, 2 मिली मोल्स है, देखो यहाँ पर 2 मिली मोल्स है। तो जो अपन ने अजम्पशन लिया था उसको हटा देते हैं, है ना। यहाँ पर हम 2 मिली मोल से कैलकुलेट करेंगे। अब इसके 1 मिली मोल से इसका 1 बनता है, तो 2 मिली मोल से ये 2 मिली मोल बनेगा, तो इसके 2 मिली मोल फॉर्म हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके 2 मिली मोल से पूरा का पूरा रिएक्शन हो रही है, तो इसके भी क्या बनेंगे, 2 मिलीमोल बनेंगे। तो हमारे पास देखो सॉल्ट का टोटल मिलीमोल आ गया, कितना आ गया जो फॉर्म हो रहा है, तो सॉल्ट हमारे पास 2 मिलीमोल फॉर्म हो रहा है। अच्छा, टोटल वॉल्यूम कितना कंज्यूम हो रहा है, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर सॉल्यूशन का जो कंज्यूम हो रहा है NaOH का वो है 40 और एसिड का है 10, तो टोटल वॉल्यूम यहाँ पर आ रहा है निकल के 50 मिलीलीटर। तो मिली से मिली कैंसिल आउट कर दो, तो हमारा जो है कॉन्सेंट्रेशन 1/25 आ जाएगा, किसका, सॉल्ट का। यहां पर भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन निकल गई, अब तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करें, तो pH इक्वल टू क्या आएगा, pH इक्वल टू आएगा हाफ pKw कितना है, तो pKw 14 प्लस pKa 2 रखना है जिसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 8 दी हुई है, प्लस लॉग क्या हो गया 1/25। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 14 प्लस 8 22/हाफ 11 माइनस log 25/2। ठीक है, तो ये हो गया 11 माइनस log 25 की वैल्यू क्वेश्चन ने 1.4 दी है, बाई 2 0.7, यानी इसकी वैल्यू आ गई 10.3। तो देखो बेटा ये था pH2 मिल गया, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा डेल्टा pH इक्वल टू 10.3 माइनस 6.3। यही था ना, 6.3 था पहले, 10.3 माइनस 6.3, तो डेल्टा pH का आंसर यहाँ पर आ जाएगा 4, चेंज इन pH की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इस तरह से टाइट्रेशन ग्राफ को वो यूज करता है और सोल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर, ठीक है, एसिड बेस कुछ भी निकाल के आपको फाइनली pH निकालने को बोला जाएगा, कुछ भी लगा के वो pH निकालने को बोलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। हम इसी के ऊपर बेस्ड अभी एक और बहुत ही प्यारा सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन के ऊपर होगा। तो अब एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर लेते हैं डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन का, है ना। किस तरह के डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है हमारे पास, किसका, जिसमें प्रेजेंट है Na2CO3 एंड NaHCO3। तो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरे पास उन्होंने Na2CO3 दे रखा है एंड क्या दे रखा है, NaHCO3 दोनों दिया हुआ है। अब वो बोल रहा है कि 20 ml ऑफ दिस रिक्वायर्ड 4 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl फॉर टाइट्रेशन विथ फिनोफ्थेलिन एज इंडिकेटर। यानी जब हम फिनोफ्थेलिन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं HPH, तो हमारे को कितना लग रहा है, जो HCl का वॉल्यूम दिया है यूज हो रहा है वो कितना है, तो HCl का वॉल्यूम यहाँ पर जो कंज्यूम हो रहा है वो 4 ml है और उसकी जो नॉर्मलिटी यहाँ पर हमें दी हुई है वो 1 है। ये हमारे पास डाटा आ रहा है जब हम क्या यूज कर रहे हैं, फिनोफ्थेलिन यूज कर रहे हैं एज ए इंडिकेटर। ठीक है, दिस टाइट्रेशन वाज रिपीटेड विद द सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जितना वॉल्यूम हमने यहाँ पर इस वाली टाइट्रेशन के लिए लिया जब फिनोफ्थेलिन यूज किया, उतना ही वॉल्यूम हम इस सैंपल का दोबारा यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब कौन सा इंडिकेटर डाल रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज डाल रहे हैं। तो हमें जो HCl का डाटा निकल के आ रहा है 10.5 ml HCl कंज्यूम हो रहा है विद 1 नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें उस मिक्सचर में Na2CO3 और NaSCO3 के बारे में आइडिया देना है, परसेंटेज कंपोजिशन बता देना है, मास बता देना है, कुछ भी बता देना है। तो इसका दूसरा केस भी लिख लेते हैं। जब मिथाइल ऑरेंज हमने एज ए इंडिकेटर यूज किया है, तो जो हमारे पास HCl कंज्यूम हो रहा है उसका वॉल्यूम है 10.5 ml और उसकी जो नॉर्मलिटी है वो कितनी है 1। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें,
तो देखो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। आप क्या करो, आप मान लो मिक्सचर में ये x ग्राम है और ये y ग्राम है, ये आपको मानना पड़ेगा। मिक्सचर में आपको मान लिया कि Na2CO3 x ग्राम है और NaSCO3 y ग्राम है। अच्छा, मोलर मास, तो इसका जो मोलर मास होगा आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ रहा है, ये 106 आ रहा है। और इसका मोलर मास जब आप निकालोगे तो इसका मोलर मास हमारे पास 84 आ रहा है। दोनों का मोलर मास मिल गया। अब हमें ये पता होना चाहिए, ये पता होना जरूरी है कि यहाँ पर फिनोप्थेलीन का रोल क्या है और मिथाइल ऑरेंज का रोल क्या है। जहां ये पता हो जाएगा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो देखो कैसे सॉल्व करें। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जब हम फिनोप्थेलीन लेंगे तो फिनोप्थेलीन आपको पता है कि बेसिक मीडियम में ही वर्क करता है। यानी जब मैंने HPH इंडिकेटर यूज किया तो जो Na2CO3 है वो तो HCl से रिएक्ट करेगा और NaHCO3 में कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होगी। इतना ही यहाँ पर अरेंजमेंट फिनोप्थेलीन के केस में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि फिनोप्थेलीन बेसिक मीडियम में काम करता है, ये अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो फिनोप्थेलीन के केस में इतना ही वाला रिएक्शन होगा। अब इतने वाले रिएक्शन पे हमें फोकस करना है। कैसे फोकस करना है कि जितने इक्विवेलेंट्स Na2CO3 के कंज्यूम होंगे उतने ही इक्विवेलेंट यहाँ पर HCl लगेगा। तो इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर Na2CO3 की बात करें या मोल इंटू एन फैक्टर ले लो, ये भी इक्विवेलेंट्स होता है ना। तो Na2CO3 का हमारे को पता है कि x ग्राम है डिवाइडेड बाय मोलर मास 106 है और इस टाइट्रेशन में जो n फैक्टर लग रहा है वो 1 है, इक्वल टू। अब HCl की बात करते हैं। तो HCl इसके लिए कितना यूज हो रहा है, तो इसकी नॉर्मेलिटी 1 है और जो वॉल्यूम है वो 4 डिवाइडेड बाय 1000 हो गया। तो देखो बहुत सिंपल है, यहां से x की वैल्यू मिल गई 106 इंटू 4 अपॉन 1000। इतना ग्राम हमारे पास Na2CO3 मिक्सचर में प्रेजेंट है। तो ये हो गया 0.424 ग्राम। एक्स आ चुका है। कितना आसान है, देखो एक्स आ चुका है। लैंग्वेज से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको ब्रेक कर दोगे, तोड़ दोगे, तो आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। अब हम दूसरा वाला केस लें। दूसरा वाला केस क्या है, जब मैंने मिथाइल ऑरेंज एज ए इंडिकेटर लिया। अब मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लिया तो देखो क्या होगा, Na2CO3 आपका पहले HCl कंज्यूम करेगा, एक इक्विवेलेंट करेगा कि नहीं करेगा, फिर है ना उसके बाद वो किस में कन्वर्ट होगा, NaHCO3 में। फिर ये NaCO3 फर्दर HCl कंज्यूम करेगा, ठीक है, और क्या बनाएगा, H2CO3 बनाएगा। इसके अलावा यहाँ पर मिक्सचर में जो NaHCO3 है वो भी इस HCl से कंज्यूम होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2CO3 में कंज्यूम हो रहा है। यानी इस बार इस वाले केस की अगर हम बात करें तो इस वाले केस में मैं क्या बोल सकता हूं कि मिली इक्वलेंट ऑफ HCl जो होगा वो होगा मिली इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस मिली इक्वलेंट ऑफ NaHCO3। ठीक है, इन दोनों के मिली इक्वलेंट्स का एडिशन निकल के आएगा। अब यहां पर ध्यान से देखना, मिली इक्वलेंट्स ऑफ HCl कितना है, तो हमें उसका डाटा सीधा सीधा उन्होंने दिया हुआ है, यहां से यूज कर लो। तो मिली इक्वलेंट्स और अच्छा इधर मोल इंटू एन फैक्टर लगाएंगे तो मैं है ना मिली वर्ड हटा देता हूँ, ओनली इक्वलेंट्स में हम डील करते हैं। ओनली किस में डील कर लेते हैं, अभी इक्वलेंट्स में डील कर लेते हैं। तो देखते हैं इक्वलेंट्स की कहानी क्या बोलती है। इक्वलेंट ऑफ HCl इक्वल टू इक्वलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस इक्वलेंट ऑफ NaSCO3। तो हम क्या करते हैं, इक्वलेंट्स में जाते हैं। HCl की बात करें तो मोलरिटी है, नॉर्मलिटी है 1 इंटू वॉल्यूम है 10.5 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर में, ठीक है, इक्वल टू मोल इंटू एन फैक्टर। तो Na2CO3 का मोल ये रहा x/106 इंटू एन फैक्टर यहाँ पर यूज होने वाला है 2। NaCO3 का जो मास है यहाँ पर y ग्राम अपॉन मोलर मास 84 और इसका जो एन फैक्टर है वो है 1। अब है आपकी कैलकुलेशन। तो आप जब इसको सोल्व करोगे, सोल्व करके x की वैल्यू आप यहाँ से पुट करो तो y की जो वैल्यू निकल के आती है वो 0. इसको सोल्व करने पर 21 ग्राम निकल के आएगी। तो देखो इस तरह से मिक्सचर के क्वेश्चंस भी हमारे टाइट्रेशन को मिक्स करके पूछे जाते हैं। और टाइट्रेशन में भी क्या यूज कर रहा है, वो इंडिकेटर यूज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था जो कि डबल इंडिकेटर एसिड बेस टाइट्रेशन से रिलेटेड था। इस तरह से आपको इसको अप्रोच करना था। सिस्टमेटिक अप्रोच रखोगे, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें कुछ है ना टाइट्रेशन ग्राफ दिया हुआ है और यहां से
ये ग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि भाई ये जो वॉल्यूम ऑफ एच है वीक एसिड ये ब्यूरेट में रहा होगा, ठीक है। तो मैं ब्यूरेट बना देता हूँ, मुझे अभी सिर्फ जो समझ में आया मैं वो लिख देता हूँ। तो ब्यूरेट में मेरे पास है एच, तो फ्लास्क में रहा होगा बेस, फ्लास्क में क्या रहा होगा बेटा, बेस रहा होगा। अब मुझे दिया है कि एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर वीक बेस है। अच्छा, बेस भी कैसा है, वीक। तो देखो ये वीक एसिड वीक बेस जैसी कुछ टाइट्रेशन जैसा फील दे रहा है, देखते हैं। इसकी मोलरिटी देती 0.1, इज टाइट्रेटेड विद 0.1 मोलर स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा उसने लिख दिया ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एसिड कितना है 0.1 मोलर, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो 0.1 ही है। द वेरिएशन ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन विद द वॉल्यूम ऑफ एच एडेड इज शोन इन द फिगर। यहां से हमें कुछ पता पड़ेगा, क्या पता पड़ेगा कि हमें इनिशियल जो पीएच है ना, इनिशियल पीएच हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। इनिशियल पीएच 12 है तो उससे पीओएच मिलेगी और उससे हमें बेस की कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट विल बी द पीकेबी ऑफ बेस। अच्छा देखो, अब उसने है ना बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया ही नहीं है, आपसे पूछा है इस टाइट्रेशन ग्राफ को यूज करो, है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज को यूज करो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आपको दे दी और बेस का पीकेबी बताओ। तो है तो क्वेश्चन शानदार, और कंसेप्ट इसका बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया, फिर भी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, चलो देखते हैं। तो हमें ये तो पता है कि एसिड बेस टाइट्रेशन होगी, हमें ये मिल गया पीएच ऑफ जो बेस होगा ना वो कितना होगा, ग्राफ से 12। तो पीओएच कितना हो जाएगा, पीओएच हमारे पास बेस का आ जाएगा 2। तो क्या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, 10 रेज टू दी पावर -2। बेस कैसा है, तो बेस हमारे पास वीक है, तो मैंने मान लिया BOH है। कैसे ब्रेक होगा, आप बोलोगे सर बी प्लस एंड OH माइनस में डिसोसिएट होगा। क्या कंसेप्ट होता है इसका, आप बोलोगे C माइनस सी अल्फा, ये सी अल्फा और ये सी अल्फा बनता है। तो के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखोगे, आप लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। रख दो वैल्यूज, जब वैल्यूज रखोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे सी अल्फा इंटू सी अल्फा अपॉन सी 1 माइनस अल्फा, तो हमारा सी से सी क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो ये मिला सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हमारा के बी आ गया, ये हमारा क्या आया, के बी आया। ठीक, के बी आ चुका है। अब तो क्वेश्चन सोल्व करना है, हमें यही तो निकालना है, क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि पीके भी निकालना है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि उसने OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन दी है, तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहां से तो हमें जो समझ में आ रहा है वो सी अल्फा के इक्वल है ना, तो कर दो सी अल्फा के इक्वल, तो सी अल्फा इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर -2। अच्छा, अब वीक बेस है, वीक बेस है तो वीक बेस हमें यहाँ पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखो सी दी हुई है 0.1, तो ये 0.1 है, अल्फा इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर -2, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है 10 की पावर -1। यानी अब हम इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सी आपको पता है, सी आप यहाँ पर रखो, कितना है कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया हुआ है 0.1, अल्फा का स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर होगा और अपॉन 1 माइनस क्या आ जाएगा 0.1, तो ये हमारा के बी आएगा और इससे हम क्या करेंगे, फिर पी के बी कैलकुलेट करेंगे। बोलो कंसेप्ट क्लियर है। तो इसके बाद आपकी कैलकुलेशन है ना, तो एक तरीका ये होता है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। बट अगर मैं आपको है ना इससे भी बहुत एफिशिएंट तरीका बताऊं ना कि डायरेक्ट ग्राफ से क्वेश्चन सोल्व हो जाए, वो है मेथड नंबर 2। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस तरह से जाते हैं, है ना, क्वेश्चन सोल्व करते हैं और फंस जाते हैं। तो मैं अगर आपको बोलूँ ना कि एक और बेस्ट तरीका क्या है, तो आपको देखो यहाँ पर है ना ये रिएक्शन दे रखी है, अगर इस रिएक्शन को आप फोकस कर लोगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। दिस इज योर मेथड नंबर 2, मेथड 2। अब ये मेथड 2 क्या है, तो समझते हैं मेथड 2, है ना। हमें ये ग्राफ दिया हुआ है और ये रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन में बी क्या है, तो बी हमारे पास है वीक बेस, ध्यान से समझना, वीक बेस। और एच क्या है, एच है स्ट्रॉन्ग एसिड।
तो हमारा ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है उसका, देखो बी के ये तो वीक बेस है, तो ये उसने H प्लस ले लिया, तो ये उसका क्या हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया, कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया। तो अगर मिक्सचर में वीक बेस और कॉन्जुगेटेड एसिड दोनों प्रेजेंट होता है तो इस केस में हमारा बनता है बफर। क्या बनता है, बफर। अब बफर की पीएच कैसे निकालें, तो बफर की जो पीएच होती है वो होती है पीकेबी प्लस log बेस 10 क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड डिवाइडेड बाय बेस, कॉन्जुगेटेड एसिड डिवाइडेड बाय बेस, ये हमारे पीएच का फॉर्मूला निकल के आता है। अब जब आप जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे बेस क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे हमारे पास वीक बेस भी होगा और उसका कॉन्जुगेटेड एसिड भी होगा और दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, यानी इनका रेशियो 1 आ जाएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम पीओएच की बात करें तो जो पीओएच होगी ना वो हमारा पीकेवी के इक्वल होगी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि बेसिक बफर है तो ये पीओएच निकलेगा। ठीक है, तो पीओएच इक्वल टू पीकेवी के इक्वल होगी किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब मिड हो जाएगा, मिड पॉइंट आएगा। तो अब अगर हम इस ग्राफ से देखें ना तो यहां पर हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस पॉइंट पर यहां पर कहीं पर हमारा क्या हो रहा है, बफर फॉर्म हो रहा है, जहां पर हमारी स्लोप क्या आ रही है, 0 आ रही है, और दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो इस पॉइंट पे जब आप पीओएच निकालोगे तो देखो इस पॉइंट पे पीएच हमारी 11 है, पीएच हमारी 11 है, तो पीओएच हमारी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो सीधा सीधा यहाँ से पीकेबी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा मोस्ट एक्यूरेट एफिशिएंट वे है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, इस ग्राफ में जहां पर भी स्लोप 0 होती है, अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के टाइट्रेशन का ग्राफ है, तो जहां भी स्लोप हमारी 0 हो गई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा क्या होता है, मिड पॉइंट अचीव होता है, किसके, बफर का, बफर का मिड पॉइंट अचीव होता है। ये चीज ध्यान रखना। तो इससे हमारा देखो डायरेक्टली सोल्व हो गया, एग्जैक्टली 3 आ गया। एक और वे है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो बेटा अप्रोच है ना एक क्वेश्चन को करने की बहुत सारी होती है, कौन सी एक्यूरेट है, कौन सी एफिशिएंट है, और कौन सी से करेक्ट आंसर आएगा। तो देखो इससे हमारा एक्यूरेट आंसर आएगा कितना, 3, है ना। आप इसे बड़े से अप्रोच में फंस जाओगे, आंसर आएगा आसपास ही आंसर आएगा, है ना, एरर के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से क्वेश्चंस को क्या कर रहे हो, अप्रोच कर रहे हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था। अच्छा, इसके अलावा और क्या है टाइट्रेशन के क्वेश्चंस, तो देखो ये एक पैराग्राफ है जो कि टाइट्रेशन के ऊपर है, सिंपल पैराग्राफ है। मैं चाहूँगा कि इसे आप एज ए होमवर्क सोल्व करें। और कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, 1 2 और ये 3। ठीक, इसमें देखो टाइट्रेशन भी है, इसमें आपका सॉलिबिलिटी भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है, और इसमें आपका और भी 2-3 अच्छे कंसेप्ट यहाँ पर लगाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क सोल्व करें, और मिलते हैं कभी और फ्यूचर में। तब तक के लिए टाटा रहेगा, बाय रहेगा, थैंक यू रहेगा, और ऑल द बेस्ट रहेगा। हाँ, होमवर्क में डीपीपी करना ना भूलें, जो कि आपको पीडब्ल्यू ऐप से मिल रही है। ठीक, तो थैंक यू, टाटा बाय बाय।